वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। बहुत सी खबरें आ रही हैं, नई हुकूमत, इलेक्शंस और बाकी तमाम चीज़ें, और उसके पेश नज़र बहुत सारे मामलात चल रहे हैं दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। डॉक्टर कमर, हम पहले तो ज़ाहिर है हमेशा से सुनते रहे हैं कि हमारी मुल्क की भागदौड़ जो है वो अमेरिका के भी हाथ में है, फिर हमारे और ताल्लुकात जहाँ जहाँ जैसे हैं उनकी तरफ से भी हमारे पास इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट आते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा है और जाना है कि दुबई में काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। दुबई में नवाज़ शरीफ साहब का भी आना हो रहा है, नून लीग के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। उसके अलावा जरदारी साहब की भी और बिलावर जरदारी साहब की भी उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, ये इसके पीछे कोई हकाइक हैं। और इसमें एक और बात भी कि इस बार नवाज़ शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस दीदना है, देखने वाला है। क्या कोई थपकी मिल गई है उनको? देखिए, ज़ाहिर बात है इस वक़्त नवाज़ शरीफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। अवाम के अंदर मकबूल जमात रही है। पिछली दफ़ा भी 1 करोड़ 28 लाख वोट उन्होंने 2018 में हासिल किए थे, जब जो चेयरमैन पीटीआई के पलड़े में सारा वज़न डाल दिया गया था। तो मुझे तो लगता ये है कि पंजाब, क्योंकि 11 करोड़ आबादी का सूबा है और कोई और सियासी जमात जो है वो इतनी पॉपुलर ना तो रही है यहाँ पे, अदर देन पीएमएलएन एंड पीटीआई के अलावा। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को ये एक एज भी जाता है कि वो मिडल ईस्टर्न ममालिक में उनकी बहुत ज्यादा जो है वो रसाई रही है माजी के अंदर। अभी भी वो शाही मेहमान के तौर पे वहां पे ठहरे हुए हैं, और आपको याद होगा जब जनाब मुशर्रफ का कू हुआ था तो उनको सऊदीज ले गए थे और वो बड़े साल वहां पे शाही मेहमान के तौर पे रहे। तो वो एक जो पर्सनल ताल्लुकात इनके रॉयल फैमिली से हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। और इधर कहा यह जा रहा है कि जुडिशरी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही, कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि हम ये झूठी की सजाएं नहीं भुगतेंगे, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है हम ये नहीं भुगतेंगे। जैसे इसहाक डार के साथ होने लगा था, जैसे नवाज शहबाज सलमान शहबाज के साथ होने लगा था, जैसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ को वो जिस तरह जेलों में डालने लगे थे, हम ऐसी झूठी सजाएं नहीं भुगतेंगे। इसलिए वो डील करके और विदाउट डील जैसे तैसे वो चले गए यहाँ से। अभी क्योंकि या वो लंदन पे में बैठ के सियासत कर सकते हैं, या फिर मिडल ईस्ट में क्योंकि जी नजदीक है। जी अभी क्योंकि सऊदी अरब एक हज का भी था सारा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका आ गया है कि वो अपनी सियासत को, उन्होंने रिवाइवल ऑफ पीएमएलएन है ये, जिसको वो अपने लोगों से बातें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि वो 2023 का जो इलेक्शन ईयर है, इसमें कोई ऐसा सियासी मंजरनामा खींच सकें जिसमें उनकी वो पावर दोबारा आ सके। अच्छा, ये वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी कोशिश नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे तक साइलेंट थे। बेशक वो अपनी पॉलिटिक्स अपनी पार्टी के थ्रू पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुशावरत रहती थी, मरियम नवाज साहिबा के साथ उनके ऑब्वियसली मुशावरत रहती थी, लेकिन वो फिर भी साइलेंट थे। अब वो जो निकल कर सामने आ रहे हैं, इट सीम्स कि उनको किसी किस्म का कॉन्फिडेंस है, या उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि पंजाब आपका है। देखिए, पंजाब 11 करोड़ आबादी का सूबा है, जी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली की सीट्स यहाँ पे हैं। जी और फिर इसको चलाना बहुत बड़ा काम है। सो ये जब तक यहाँ पे गारंटीज ना दी जाए, जब तक यहाँ पे एश्योरेंसेस ना दी जाए, जी नॉर्मली सियासतदानों के लिए मसले रहते जी हैं। सो वो गारंटीज, वो एश्योरेंसेस, वो सब कुछ वो फ्रीडम दे दी गई है। और क्योंकि लार्जली ये तासुर भी आता है कि पंजाब में क्योंकि पीएमएलएन पावर में ज्यादातर रही है, तो उनको कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी है और वो काम भी करते हैं, वो डिलीवर भी करते हैं। जिस तरह शुरू शुरू में शहबाज शरीफ साहब के लिए मसले बहुत ज्यादा थे कि शायद वो एज ए चीफ मिनिस्टर ही रोल प्ले कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अब वो वजीर आजम बन गए हैं। तो ये आईएमएफ की डील लेना, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना, और जैसे ये आईएमएफ के साथ जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंगेज रहना पिछले कुछ अरसे में, ये बेसिकली ये वो चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इनकी पार्टी जो है उनको शाबाशें भी मिल रही हैं कि ठीक है। भाई इन्होंने डिफॉल्ट से बचाया है। तो डॉक्टर मुझे लगता है कि पंजाब पंजाब हो या मरकज हो,
लग ये रहा है कि लार्जली जो जो गवर्नेंस है वो पीएमएलएन वो कर सकती है अगर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाए और उनकी सही है ग्लोबली एक्सेप्टेंस भी है। डॉक्टर कमर, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये पीडीएम की हुकूमत आने के बाद ही डिफ़ॉल्ट की बातें शुरू हुई थी। पहले तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो भी नहीं रही थी। बहरहाल, सो ये डिफ़ॉल्ट की बातें तो इन्हीं के दौर में शुरू हुई और फिर इन्हीं के दौर में ख़त्म हुई, तो फिर क्रेडिट जिस तरह से भी इनको दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सी बन गई है, लेकिन ये अभी भी डाइजेस्टेबल नहीं है कि एक शख्स जो अदालतों को मतलूब है, जिस पर केसेस हुए हैं और अक्सर केसेस प्रूव हो गए हैं, फिर वही शख्स अपनी बात मनमानी करता है या कोई डील करता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि जी ये आके मुल्क की बागडोर संभालेगा और मुल्क के अहम फैसले ये करेगा जिसके किरदार पे पहले से ही निशानात लग चुके हैं। देखिए, ये भी तो एक सियासत है ना कि आप क्या करते हैं कि आप सियासतदानों के ऊपर दाग लगा देते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाते हैं, उनको जेलों में डालते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग तो ऐसे थे। क्वेश्चन ये है कि क्या क्यों सजाएं ना दी गई, क्यों वो कंप्लीट ना की गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का सारा प्रोसेस है, जब वही पोलिटिसाइज हो जाएगा, जब वही पता चलेगा कि रिगिंग हो रही है उसमें, वो उसी में पता चल रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो नीट एंड क्लीन नहीं है, तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। एक बड़ा जो तबका है वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर चेयरमैन पीटीआई के ऊपर केसेस बने हुए तो एक बहुत बड़ा तबका समझता है कि ये सारे मोटिवेटेड केसेस हैं। जब नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के असद जरदारी साहब के ऊपर है तो लोग कहते हैं मोटिवेटेड केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि समहाउ अवाम के अंदर एक बयानिया जरूर बनाया जाता है सियासतदानों को गंदा करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इनके पास, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस में हमेशा रहते हैं, वो उस दौर के जो ताकतवर लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो इस वजह से भले नवाज शरीफ हो या कोई और भी हो, सबके ऊपर दाग लगे हुए हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है या ये कहीं और से मोटिवेटेड होती है, लेकिन बाद में फिर जब वो चीजें मैनेज हो जाती हैं तो वही लोग चेहरे दोबारा आते हैं, क्योंकि इन चेहरों की अवाम के अंदर रसाई है। समहाउ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मौरूसियत को हम पसंद करते हैं और इंडिविजुअल्स का रूल रहा है। तो नवाज शरीफ जैसा तैसा भी है, चेयरमैन पीटीआई जैसे तैसे भी हैं, अवाम उनको पसंद करते हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस भी उन्हीं की होगी और वही लोग आएंगे भले उनके ऊपर केसेस। अगर मैं आपसे ये मुख्तसरन आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वजीर आजम आप बिलावल जरदारी को देख रहे हैं या नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं? देखिए, बातें तो ये की जा रही हैं कि नया यंग बंदा होना चाहिए, वो भले किसी जमात से भी हो। ठीक है। शायद ये बातें भी हो रही हैं बिलावल साहब की, लेकिन बिलावल साहब इज टू यंग। अभी तो अगर वो 37 साल की उम्र में वजीर आजम बन जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर तो पीछे 40 साल पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। और तो वो एक बड़े मुश्किल वजीर आजम मुस्तकबिल में भी साबित हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको शायद उस तरह वो देखा जा रहा है। पीएमएलएन से ही शायद इस तरह की चीज देखी जाए। आप ये देखना ये जोड़ तोड़ कैसे किए जाते हैं। क्या सब चीजों का दारोमदार एज पर है कि 37 है या 38 है या 35 है? क्या इतनी एज का शख्स मुल्क की भागदौड़ नहीं संभाल सकता, फैसले नहीं कर सकता, चीजों को रन नहीं कर सकता? वैसे ही मैंने कहा आपसे पूछूं ये कि सिर्फ एज का तयन है। सही है, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जारी बात है लार्जली यहाँ पे जो फैसले होते हैं वो सिर्फ इन बेसिस पे नहीं होते। वो बंद कमरों में बैठे हुए कुछ ताकतवर लोगों की मर्जियां भी होती हैं, अवाम का मैंडेट भी होता है, सियासी मैनूवरिंग भी होती है। तो मल्टीपल चीजें होती हैं जी, इसमें एक चीज नहीं होती कि आप क्या चीज डिपेंड करती है। और दूसरा ये है कि सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि वो कोई एक दफा तो वजीर आज़म उन्होंने बनना नहीं है, मुस्तकबिल में भी उनकी बारियां आनी है। वो परमानेंट पॉलिटिकल प्लेयर है, 50 साल से पॉलिटिकल पार्टी चली आ रही है, उनकी पार्टी के लोग कई दफा वजीर आज़म बने हैं मुल्क के अंदर। तो उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि एक दफा जब किसी की टीवी में वजीर आज़म आ जाएगा तो फिर वो फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं बनेगा ना, फिर तो वो वजीर आज़म ही बनेगा या सदर बनेगा। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। शायद जरदारी साहब का दिल हो कि मेरा बेटा बने, लेकिन मुझे लगता नहीं है जी। बाकी ठीक है, किस्मत का खेल है, बाकी अब पता चलेगा। अच्छा, एक और ये खबर भी है और मैं इसी को सवाल में भी आपसे पूछ लेती हूँ। खालिद खुर्शीद साहब की नाअहली हो गई है पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में, क्या दोबारा अपना वजीर आला ला सकेंगे? देखें, जो आजाद कश्मीर में इनके साथ हुआ है और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ हुआ है जी, तो ये पहली बात तो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों के साथ है तो ये ज्यादती है। और दूसरा ये है कि
जो पीटीआई है वो भी कोई इतना मेच्योर तो खेलती नहीं है, वो भी तो फिर आर या पार और बस ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखते हैं। इस तरह जो पाकिस्तान के जो जो सियासी हालात हैं उसको हमें समझना चाहिए कि पावर सारा टाइम ना पार्लियामेंट के पास होती है ना इंडिविजुअल्स के पास होती है। ये एक शेयर्ड पावर है जो सिस्टम के अंदर है, जिसको बड़े केयरफुली आपने कंट्रोल करना है। और ये पीटीआई समझती है कि शायद हम अवाम के अंदर सियासी शहीद हो जाएंगे, अवाम में जाएंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, हम और बड़ी मेजोरिटी में आएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे होता है यहाँ पे जैसे देखें पीटीआई आज से 2 माह पहले 3 माह पहले कितने रूज पे थी, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लोग अपनी प्रायोरिटीज बदल लेते हैं, लोगों की जहाँ पे लोकल पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं वो बदल जाएंगी। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन उनका मुझे अफसोस इसलिए ज्यादा क्योंकि उनकी तो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो उनके इस तरह मैंडेट के साथ करना खेलना ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। जिससे आजाद कश्मीर में हमने मजाक बना दिया, वहां पे साबिक वजीर आजम को उतारा गया सारा कुछ, और अदालतों ने ऐसे किया, फिर अभी ये है। तो ये चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। लोग वहां पे जो लोकल्स हैं वो इसको अच्छे अंदाज से नहीं समझते। वो पहले ही तसव्वुर करते हैं कि इस्लामाबाद हमें बड़ा डिक्टेट करता है, हमें वो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, वो पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है, वो लीगल राइट्स भी नहीं है, वो गवर्नेंस के फाइनेंशियल गवर्नेंस के राइट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों से इस तरह उनके हकूक छीन लेंगे तो ये कोई इतनी कोई दानिशमंदी नहीं है। लेकिन बाकी सियासतदानों को, सियासी जमातों को भी देखना है कि वो मौरूजी हालात को देखते हुए सियासत करें। ये पावर शेयर्ड है, ये किसी के पास कुल्ली पावर, मुकम्मल पावर नहीं है मेरा ख्याल है। और फिर सियासतदानों को पॉपुलर होने का भी और सियासी शहीद बनने का भी शौक होता है। तो फिर इस तरह वो भी चेयरमैन पीटीआई की मोहब्बत में बड़ा कुछ करते रहे हैं। तो फिर देन उनको पता था जहाँ पे बाकी लोग कुर्बान हो गए तो सीएम क्या चीज है गिलगित। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि ये मेरा आंखों देखा हाल है। अभी रिसेंटली गिलगित में वहाँ पर लोग बहुत एनलाइटेंड हैं, जाहिर है वो पूरा जो एरिया है हुंजा का, स्कर्दू का, बाकी वहाँ पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं। इवन जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको भी वो भी एनलाइटेंड है और उसे भी पता है कि हमारे हुकूक क्या हैं और किस तरह से हमारे हुकूक हमें दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। तो ये भी एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और आगे जाके कभी कभी तो मुझे उनकी बातें सुन के लगता था कि कहीं ये हमारे लिए मसला ना बने पाकिस्तान के लिए, इस तरह से कि वो बहुत सी जगह ये फील करते हैं कि उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये और खास तौर पे नुसरत साहिबा, हारिस साहिबा, ये जो यूथ है ना कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से हैं, उनके अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। वो बड़ा फील करते हैं कि उनको वो सियासी हकूक नहीं है, वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, वो सेनेट में नहीं जा सकते, वो नेशनल लेवल पे अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। और हमने क्या उनको बस इस केस में रख दिया है कि जी ये कश्मीर और इंडिया और ये ऐसे ही रहेगा। 75 साल हो गए हैं लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किए रखना और कहना कि जी क्योंकि वो रीजनल पॉलिटिक्स ऐसी है, कश्मीर का मसला है, हम आपको राइट्स नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा अमल किया था तब, इनको जो है वो पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन उसके अंदर मजीद रूह फूंकने की जरूरत है। और ये सारी बीमारी पूरे पाकिस्तान में नुसरत साहबा कि हम जो है वो जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे यकीन ही नहीं रखते। गो के 18वीं अमेंडमेंट के बाद पावर सूबों में आ गई लेकिन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील में नहीं गई। तो ये तो अभी हम यहाँ पे पंजाब सिंध में पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। हमने देखा कराची में क्या हुआ। तो गिलगित और कश्मीर को तो थोड़ा और मेरा ख्याल है टाइम लगेगा। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कमर की तमाम तर बातों से मैं इत्तेफाक करती हूँ। बहुत सी रिसर्च इनकी है, बहुत स्टडी है और उसके बाद ये बहुत सी चीज़ें बताते हैं। एंड एज अ टीवी चैनल एंड एज अ प्रेजेंटर ऑफ अ शो मैं ये समझती हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वो चीज़ें भी अपनी अवाम नास के सामने रखें, अपनी हुकूमत के सामने रखें जो इस वक्त का सेंटिमेंट है, जो इस वक्त का ओवरऑल मिजाज है हमारे मुल्क में लोगों का, क्योंकि यही फिर तरतीब देता है हमारे फ्यूचर को। तो ये तमाम चीज़ें जो उठाई जाती हैं इस पर नज़रसानी करें। दिस इज़ हाई टाइम दैट वी नीड पीपल, वी नीड टू क्रिएट अ टीम, और वो टीम लोगों से बनती है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक और मेहमान से, बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे।